सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, तब्दीली सरकार के 3 साल, महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। कोई सेक्टर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर कीमतें इस 3 साल में ना बढ़ी हों, लेकिन 1 साल में तो रही सही कसर भी पूरी हो चुकी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे सामने डॉलर के नए रेट्स हैं, और डॉलर के नए रेट्स कुछ इस तरह से हैं कि सुबह को कुछ और शाम में कुछ और होते हैं, कम नहीं होते, बढ़ते ही रहते हैं। अभी कुछ इस तरह से है कि 90 पैसे का फिर इजाफा हो गया ओपन मार्केट में, और डॉलर ओपन मार्केट में 176 रुपये 40 पैसे का हो गया है। ये कीमत बढ़ती जा रही है। माहिरीन कह रहे हैं कि डॉलर 220 पे जाएगा। क्या हुआ क्या है, क्या वजह है कि रुपया हमारा मुस्तकिल गिरता ही चला जा रहा है, और बार बार डॉलर रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर ही बस नहीं है। अगर मैं बात करूँ बिजली की कीमतों की, तो बिजली भी बढ़ रही है, और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए 59 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जो कि नवंबर के बिलों में लग के आएगा। एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में भी 11.67 किलोग्राम एक सिलेंडर की कीमत हुई है, यानी कि जो इजाफा हुआ है वो 51% का हुआ है। इसी तरीके से कीमत जो बिजली की है वो भी बढ़ रही है, और 57% तक अब तक इजाफा हो चुका है बिजली की कीमतों में। पेट्रोल की कीमतें ही बढ़ रही हैं। अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो पेट्रोल कहीं 138 और कहीं 140 रुपए फी लीटर है, और अब तक जो इजाफा पेट्रोल की कीमतों में 3 साल में हुआ है वो 49% तक है। ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो कि समझ में ना आने वाले हैं, लेकिन माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि ना पेट्रोल की कीमत यहाँ रुकेगी, ना डॉलर की कीमत यहाँ रुकेगी, ये अभी और बढ़ेगा। घी की कीमत, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, बिजली, डॉलर, पेट्रोल, हर चीज़ आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। हम कहाँ खड़े होंगे अगले 2 महीने में, जब तक ये साल ख़त्म होगा दिसंबर तक? आवाम कैसे चलाएगी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात? इसी पर हम बात करेंगे। आखिर क्या कैसे मेजर्स ले रहे हैं, क्या IMF की तमाम शराइत को पूरा करते करते हम अपनी आवाम को धंसते चले जा रहे हैं? इसी पर मैं बात करूंगी। माहिर मुआशरियात हैं खुर्रम शहजाद साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमेशा मेरी आपसे बात होती है, ज़रा टेक्निकल एक्सपेक्ट भी हम बात करते हैं, हम हुकूमत की पॉलिसीज़ पर भी बात करते हैं, लेकिन ये डॉलर का ज़रा मुझे बताइए क्या हो क्या रहा है? रोज़ाना एक नई कीमत के साथ हमारा रुपया मज़ीद गिर जाता है, डॉलर तगड़ा हो जाता है। क्या हो रहा है, क्या वजह है डॉलर की रेट इतने बढ़ने की? खुर्रम साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी जी, अस्सलाम आप वालेकुम। बोलिए। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है, बोलिए जी। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पहली बात तो ये कि करेंसी वीकनेस ये डेफिनेटली शो करती है कि जो है इकॉनमी कितनी मजबूत है या कमज़ोर है या किस तरफ जा रही है, और दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं, रीजन के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ऑफ कोर्स इम्पोर्ट्स हैं। इम्पोर्ट्स हमारे यहाँ काफ़ी हुई हैं और अभी हो भी रही हैं। उसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं। ये दोनों मिल के जो है रुपये को वीक कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें कॉस्ट बढ़ रही है। हमारी कर्ज़ों की अदायगियाँ बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ महंगाई में इजाफे की तवक्को और ज़्यादा है, और न सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से बल्कि हमारे अपने जो गवर्नेंस है या प्लानिंग है या टाइम पे डिसीजन लेना है, ये सब ना होने की वजह से है। और अभी जो है अफगानिस्तान का भी इशू बीच में आया था, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से एक्सिट लिया, अमेरिका निकला, तो उसके बाद ऑफ कोर्स अफगानिस्तान की इकॉनमी के पास भी डॉलर्स नहीं थे, क्योंकि वो 20 साल से डॉलर पे चल रही थी। डॉलर्स नहीं थे तो नेचुरली पाकिस्तान की तरफ उसका रुख हुआ, और तकरीबन 12 से 14 मिलियन डॉलर्स कहा जाता है कि यहाँ से निकल रहे हैं अभी भी। तो एक तो ये भी रीज़न है, तो दूसरा इस ये पर कि काबू क्यों नहीं पा हमारे रही है कंजम्पशन हुकूमत? ये बात तो सबको पता है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से डॉलर निकल रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो हुकूमत की कोई पॉलिसीज होती है ना, उनको रोका जाता है। यहाँ कोई पॉलिसीज नजर आती हैं आपको? मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि पर पर्सन जो है कितना डॉलर ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या पर्पज़ है। बायोमेट्रिक जो है करने की अभी बात हो रही है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो कि अभी किया है, क्योंकि हम बहुत लेट डिसीजन लेते हैं तो नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट जो है हमें होता है, आवाम पे उसका इम्पैक्ट आता है।
तो ये अब जाके स्टेप्स लेना शुरू हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इम्पोर्ट्स का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, इम्पोर्ट में फूड भी है और इम्पोर्ट में हम एनर्जी तवानाई की जो है वो उसके तेल भी मंगवा रहे हैं, खाने पीने का तेल भी मंगवा रहे हैं, खाने पीने की और अशिया भी मंगवा रहे हैं। हमारे यहाँ मशीनरी भी आ रही है, वो भी महंगी हो गई है। कोविड से दुनिया निकली है तो एकदम से डिमांड खड़ी हो गई और सप्लाई जो डिसरप्शन थी पहले से, सप्लायर्स ने ये कहा था पहले कि जी ये सोच रहा था सप्लायर कि हो सकता है डिमांड बहुत ज़्यादा ना बढ़े कोविड की वजह से। लेकिन वो हुआ ये कि सप्लाई पीछे से कम हो गई हर चीज़ की, ऑलमोस्ट कमोडिटी की, खाने पीने की, नॉन फूड की, और एकदम से डिमांड बढ़ी कोविड के आने की वजह से। तो सप्लाई एकदम से कैचअप नहीं कर पाई, सप्लाई लेट हो गई। तो उसकी वजह से आपके यहाँ जो है फूड और एनर्जी की प्राइसेस दुनिया में जो है बहुत बढ़ चुकी है। तेल देखें तकरीबन 120% ऊपर है। तवानाई की जो डिफरेंट जो जो रिसोर्सेस है, जो सोर्सेस तवानाई की, वो सारी 120% ऊपर है। खाने पीने की अशिया देख लें वो 200% ऊपर है। तो पॉइंट ये एक तो देखें, बाहर का इम्पैक्ट तो हमेशा रहता है। जब भी आप अपनी प्लानिंग ठीक नहीं करेंगे, गवर्नेंस सही। ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को टाइम पे जो है उस मुश्किल के लिए तैयार नहीं करेंगे एज कॉम, तो ये तो देखें आपके साथ फिर होगा कि दुनिया तो बेरहम है, दुनिया में तो जो भी होगा वो आपको सहना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये कि हम अपनी तैयारी ना होने की वजह से भी जो है इम्पैक्ट उसका क्रिएट हो रहा है और रुपये में उसकी जो है रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। अच्छा ज़ाहिरा, आप समेत तमाम माहिरीन यही कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है, सही डिसीजंस नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, लेकिन हुकूमत नहीं मानती इन सब बातों को। हुकूमत कहती है कि हमारी पॉलिसीज़ भी हैं, हम हालात को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो IMF से ज़ाहिर कर्ज़ की एक नई किस्त हमें मिलनी है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तमाम शराइत तकरीबन मान ली गई हैं। हुकूमत इससे भी इनकारी है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी शराइत मान ली गई हैं? आप क्या समझते हैं कि सारी शराइत मानने के ही इम्पैक्ट हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि कीमतें बिजली की भी बढ़ रही हैं, पेट्रोल की भी बढ़ रही हैं, और दीगर अभी गैस की कीमतें बढ़ने की बात भी की जा रही है। देखिए ये पावर की जो मैनेजमेंट है हमारे यहाँ, देखिए प्रॉब्लम यही है कि हम ना स्ट्रक्चरल इश्यूज की तरफ नहीं गए अभी। स्ट्रक्चरल इश्यूज को जो है हमने रिफॉर्म की तरफ हम नहीं गए हैं, जिसमें पब्लिक फाइनेंसेस हैं कि हम जो टैक्स आता है कितना आता है, कहाँ लगना चाहिए, उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी उसकी तरफ आए, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ वो जो टैक्स आता है वो कम नहीं होता। हम ये समझते हैं कि जी हम टैक्स कम वसूल करते हैं, ठीक है, हमारा जो GDP के हिसाब से टैक्स है वो 10% भी नहीं है, लेकिन पॉइंट ये वो 10% भी आ रहा है जो वो यूज कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो हम अगर आधा जो है गवर्नमेंट को रन करने में लगाएंगे, आधा हम जो है वो सूबों को दे देंगे, और सूबों से फिर हम एक्सपेंसेस जो है वो उनके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू दे देंगे, खर्चे सूबों के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगी उसकी, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। NFC का बड़ा मसला है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो होनी चाहिए। और फिर उसके साथ साथ आपके यहाँ जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा पड़ गई हैं कि वो अब आप उसमें फंस गए। तो और फिर 500 बिलियन तो गवर्नमेंट अपने आप को रन करने में लगाती है। गवर्नमेंट का अपना साइज बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट को अपने आप को कट डाउन करे ताकि कहीं से भी जो पैसा वो बच सके और हम उसको रीरूट कर सकें इन्वेस्टमेंट पे, उसको रीरूट कर सकें एक आम आदमी की बेहतरी पे, इन जो है वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे हम लगा सकें। फिर प्रोविंसेस का ये काम है कि जो उनको पैसा है वो उसको कन्वर्ट करें बेहतर एजुकेशन प्रोविजन में, बेहतर हेल्थ में, बेहतर सिक्योरिटी में, क्योंकि ये प्रोविंसेस के पास है। तो देखिए फेडरल प्रोविंसेस का एक जो है ना वो कटजोड़ बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके यहाँ ये जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं इसकी मैनेजमेंट, गवर्नेंस और एनर्जी के इश्यूज। एनर्जी में हमारे यहाँ TND जो कंपनीज है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए हमारे यहाँ एनर्जी बनाने का प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी जनरेशन हमारे यहाँ बहुत है। और उसकी उसमें डेफिनेटली ये चीज़ हमें देखनी है कि किस चीज़ पे हम बिजली बना रहे हैं, कोल पे बना रहे हैं, तेल पे बना रहे हैं, LNG पे बना रहे हैं, गैस पे, या सारा प्रॉब्लम ही ऑल्टरनेट पे यही बना है। रहे हैं, हवा पे बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो वो हमने एनर्जी की एक तो रिफॉर्म्स नहीं किए, फिर एनर्जी के अंदर उसको जो एनर्जी बनाने का भी इतना बड़ा इशू शायद ना हो, उसे पहुंचाने का इशू है कि सही। जी जो सिस्टम अपग्रेडेशन है, जी जब बिजली बनती है उसको पहुंचाई जाती है, वो महंगी हो जाती है, चोरी हो जाती है, वहां से हमें इतनी कॉस्ट पड़ती है। IMF ये तो कहता है, IMF कहता है या तो अपने आप को ठीक करो या पास ऑन करो। तो वो प्रेशर है इसलिए करता है, वो बैंक है, वो तो आपको यही कहेगा कि जी अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी चीजें ठीक करें, नहीं करेंगे तो मेरा पैसा कैसे वापस आएगा, सही जैसे एक बात है। टिपिकल बैंक करता और है। एक्चुअली कर्जा हमारा देने कुछ वाला ये नहीं देखता कि आपकी परेशानियां क्या हैं, उसको अपना कर्जा कैसे वसूल करना है, वो सिर्फ ये जानता है। अच्छा, एक और बात। ये हाँ जी, जी जी मैं खोले। ये कहना चाह रहा हूँ, देखें प्रॉब्लम हमारे साथ है, IMF पे जाना हमारा इशू है, हाँ, IMF का इशू नहीं है। हम IMF को एग्जैक्टली। हमेशा बुरा भला कहते हैं, IMF तो हाँ करेगा जो भी हाँ। उसको। देखें आप अगर अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, हर 5 साल बाद IMF के पास जाएंगे, वो तो आपको कंडीशंस लगाएगा, वो तो आपको डोमिनेट करेगा, फिर आपको हर तरह से वो यूज भी करेगा, हर तरह से आपको पकड़ के रखेगा। तो एक्चुअली हम खुद अपने आप को अपना घर ठीक नहीं करेंगे। जब भी हुकूमत हमारे पास आती है, हमें बड़े जो है वो तल्ख फैसले शुरू में ही लेने चाहिए और हमें ये कड़वा घूंट पीना चाहिए।
अगर हम ये पी जाएंगे, अपने रिफॉर्म्स कर जाएंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक तरफ इन्वेस्टमेंट होती रहे, एक तरफ आपको जो है वो अपने खर्चे कम करें, तो फिर ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर होगी। थोड़ा और समअप कर लेते हैं ज़रा, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा समअप कर लेते हैं। हुकूमत के 3 साल दौर में जो उनकी पॉलिसीज़ थी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई। ये भी कहा गया कि कट डाउन करें, हमने कहा कट डाउन करना पड़ेगा हुकूमत को अपने खर्चे, कहा गया कट डाउन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा गया कि FBR का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं कहीं कुछ बेहतरी तो आई, लेकिन एक आम आदमी, एक कारोबारी तबका वो परेशान होकर रह गया है। 3 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्जा अब तक 3 माह में हुकूमत ले चुकी है। आप बस मुझे समअप करके बताएं, इस साल के आखिर में हम कहां खड़े हैं महंगाई को लेकर? देखिए, महंगाई तो डबल डिजिट में जानी है दोबारा से। अभी आप 9%, 9.25% पे खड़े हैं। ये 10% आराम से क्रॉस करेगी, क्योंकि अभी जो फूड और एनर्जी, दो बड़े हिस्से होते हैं हमारी महंगाई की बास्केट में भी, कि हमारे यहाँ खाने पीने की भी अशिया जो है बहुत यूज़ होती हैं हमारे यहाँ। फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर अपने घर को चलाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट पास ऑन करेगी। जब पास ऑन करेगी, और IMF भी कहता है पास ऑन करें, सब्सिडाइज आप करेंगे तो टैक्स का पैसा जाएगा, या मेरा जो लोन आपके पास है वो आप जाया करेंगे। तो देखें, गवर्नमेंट को दो चीज़ें करनी है। एक तो ये कि साथ में रिफॉर्म्स को शुरू करे, और किए भी हैं कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स लिए भी गए हैं। IPPs पॉलिसीज़ को जो है सामने देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट किया गया है। चाइना के साथ रिविजिट किया जाए, हमारा जो है ब्रदर कंट्री है, उसके साथ रिविजिट किया जाए। उसके बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास पावर के, वो अगर ठीक होगा, हमारे यहाँ पावर की कैपेसिटी, पेमेंट्स कम होंगी। जब पेमेंट्स कम होंगी तो हमारे पास एक रूम मिलेगा जो है वो इन्फ्लेशन को इन्वेस्टमेंट करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, और अपनी कर्जों को कम करने का। तो ये इस तरह की चीजें हो ताकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चले। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहज़ाद माशियात हमारे साथ थे, बड़े एक्सपर्ट राय उन्होंने दी। हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ वाक़तन बेहतर करनी होंगी, सिर्फ ज़बानी कलामी मामलात नहीं हो सकते हैं। ये तो एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और मामला है नाज़रीन, और वो कुछ यूँ है कि हम अपने घर की बात करते हैं। हर इंसान का ख्वाब होता है अपना घर। हर अमीर व गरीब ये ख्वाब देखता है कि उसका अपना घर हो, उसकी अपनी ज़मीन हो, और उसके लिए हर कोई कोशिश भी करता है। अपना घर हर इंसान, हर अमीर व गरीब का ख्वाब। मगर महंगाई के इस दौर में ये ख्वाब हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल तरीन मरहला है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अक्सर कम आमदन अफराद तो ये हसरत दिलों में ही दबाए अपनी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अपना घर, अपनी छत बनाने के लिए इंसान अपनी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी होती है और जो खून पसीने की कमाई होती है उसे लगा देता है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अक्सर लोग अपनी बीवी बच्चों से दूर परदेश में जाकर नौकरी करते हैं, और एक एक पाई ये सोच कर जोड़ते हैं कि अपने वतन में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर मिल जाए तो ख़रीद कर अपने घर वालों के लिए एक आशियाना बनाए। कोई बैंक से कर्जा लेता है, कोई अपना जेवर बेचता है। एक सारी हकीकी कहानियाँ आज नस्ला टावर के मकीनों की बेबसी को चीख चीख कर सुना रही हैं। अदालत ने नस्ला टावर के मकीनों की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए एक ही हफ्ते में नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया। एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की जानिब से 50 लाख घर देने के वादे किए गए थे। दूसरी जानिब नस्ला टावर के 150 खानदानों को बेघर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्डिंग की बिजली मुनक़ता कर दी गई है, गैस की लाइन काट दी गई है, पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। अदालती हुक्म के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया से लेकर आला इंतज़ामिया तक का हर इदारा इस बिल्डिंग को गिराने के लिए फ़ाल हो चुका है। मगर नाज़रीन, सवाल ये है कि ये सारे इदारे उस वक्त कहाँ थे जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी कि नस्ला टावर की बुलंद इमारत रातों रात तामीर हो गई। नस्ला टावर का 780 गज का प्लॉट सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का सन 1951 में अलॉट किया गया था। चीफ कमिश्नर कराची ने 1957 मज़कूरा प्लॉट में 264 गज के इजाफे की मंजूरी दी थी। अलॉटमेंट लेटर में शारा फैसल की चौड़ाई 280 फुट दर्ज थी। शारा फैसल की मौजूदा चौड़ाई 240 फुट है। नाजरीन, 1980 में शारा फैसल के दोनों जानिब 20 फुट का रकबा था जो प्लॉट्स में शामिल किया गया। शारा कायदीन फ्लाईओवर की तामीर के दौरान मजीद 77 फुट रकबा मज़कूरा प्लॉट में शामिल कर दिया गया। उसके बाद इसका इजाफा किया गया और प्लॉट को बढ़ाकर 1121 मुरब्बा गज का कर दिया गया। सवाल यह है कि सब कुछ जब किया जा रहा था उस वक्त हमारे दायरे रहे थे। आज ये लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाके अपना सर छुपाएंगे
किस किस तरह अपना अपना घर बनाया होगा। अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है? नस्ला टावर के बाहर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। सलीम, आप लोग सुबह से यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर अब तो हुक्म आ गया है, बिजली भी काट दी गई, गैस भी काट दी गई, पानी की लाइन भी काट दी गई, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी आप यहाँ पर? सुमैया जो है वो अदालती अहकामात के मुताबिक नस्ला टावर को गिराने की तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसे आपने बताया कि पानी, बिजली और गैस की लाइनें काट दी गई हैं। अब इस नस्ला टावर की बिल्डिंग में जो है वो ना तो पानी की फरहमी है, ना तो गैस आ रहा है, ना ही जो है वो बिजली की जो है वो फरहमी हो रही है। मैं इस वाले से आपको बताता चलूँ, रिहायशी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। रिहायशियों से जो है वो इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात भी यहाँ पर पहुँचती हैं, जिसमें जो है वो MQM रहनुमा आमिर खान, साबिक मेयर वसीम अख्तर और ख्वाजा इज़हार हसन, PTI की MNA हैं आफ्ताब सिद्दीकी समेत जो है वो दीगर सियासी रहनुमा यहाँ पर पहुँच रहे हैं और नस्ला टावर के मकीनों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी नस्ला टावर के मकीनों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो है वो जमा पूंजी ज़िंदगी भर की लगाकर जो है हमने फ़्लैट्स यहाँ पर ख़रीदे थे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। जिन्होंने इसकी अप्रूवल्स दी थी, हाइट अप्रूवल दी थी और जिन्होंने नक्शे पास किए थे, अखलाकी तौर पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात को हम जो है वो उनका एहतराम करते हैं। एहतराम करते हुए अदालत को ये भी अहकामात देने चाहिए थे कि सिंध हुकूमत को बाउंड किया जाए कि इनको जो है वो अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए और इनको अल्टरनेट जगहों पर जो है वो रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन आबाद मौजूद हैं, मोहसिन शेखानी साहब, उनसे जो है वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आप जो है वो इस बिल्डर्स यूनियन को लीड करते हैं, तो आप इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशंस या दरख्वास्तें दायर की होंगी, इस पर आपका बिल्डर्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है और अगर इस तरह की बिल्डिंग्स बनती हैं तो उससे पहले आपकी क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आप पूरी करते हैं? देखिए, नॉर्मली जब भी बिल्डिंग पास होती है तो काफ़ी प्रोसेस है उसका, कमर्शलाइजेशन होना और उसके बाद ये बिल्डिंग बनना, इसका नक्शे पास होना, 17 NOC होना। इसमें बेसिकली जो चीज़ें सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, उसको हमने बुलाया ही नहीं कोर्ट ने। जब हमने कहा इनको बुलाएं और जिन्होंने अप्रूवल किया है उनको बुलाएं, तो वो लोगों को नहीं बुलाया गया। अगर वो बुलाएंगे तो पता चलेगा किसकी गलती है, वो इदारे बताएं। जिन्होंने गलत किया उनको कोई सज़ा नहीं है। अगर बिल्डर ने गलत किया तो मैं कहता हूँ बिल्डर को ही बुलाएं। और सारी चीज़ें करने के बाद आम आदमी आज परेशान है। इन्होंने तो 5 साल रहने के बाद अचानक ये इशू हुआ है, तो ये इश्यूज अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे और ये चीज़ें होंगी तो कैसे होगा? ये आम आदमियों का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि आप इसको खाली करवाएं और तो इनको कंपनसेशन देना है, तो कंपनसेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कमेटी बनाए, इन लोगों को पहले कंपनसेशन दिलवाए। सही, अभी आपने कंपनसेशन नहीं दिया गया। कहा जा रहा है 780 गज का प्लॉट तो था अलॉट, बाकी अलॉटमेंट नहीं थी, तो कंपनसेशन किस तरीके से, किस टेक्निकल वे में दिया जाएगा? फिर अगर दिया ही नहीं गया तो फिर मसमार कैसे किया जा रहा है? यही कह रहा हूँ कि जब तक आप हमें कंपनसेशन नहीं देंगे तो ये बात ही आगे नहीं होगी। ये लोग निकलेंगे कैसे? इनका क्या कसूर है? इनका कंपनसेशन होना सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। प्लॉट की कॉस्ट को लेना पड़ेगा, कुछ बिल्डर पे हम डालें, कुछ अथॉरिटीज़ पे डालें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें फ्रंट पे आएगी। इसके लिए बाकायदा हाई पावर बना के चीज़ें कोर्ट पे पेश की जाएगी कि ये इन लोगों को हम कर सकते हैं तो खाली कराएंगे, अदरवाइज़ कैसे खाली होगा ये? अच्छा, दूसरी बात ये कि अब तो खाली होने के तो अहकामात आ गए ना, खाली तो करना पड़ेगा। महदूद धमाके से उड़ाने की बातें भी की जा रही हैं। आपने कहा 17 NOCs आती हैं, पूरा एक तरीके कार होता है, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी हो जाती। तो उन लोगों के खिलाफ खुद आप लोग क्या कार्रवाई करने का सोच रहे हैं? तमाम लोग मिलें, बात करें कि ऐसे कैसे तामीर हो गई और अब गिराने का हुक्म तो अदालत ने दे दिया, गिराना तो पड़ेगा। डेफिनेटली हम लोग अब इस कंडीशन में कि हम क्या करें, हम आगे कारोबार ही नहीं कर सकेंगे, हम पे कोई एतमाद ही नहीं होगा। ये इंडस्ट्री कराची के हवाले से ख़त्म हो जाएगी। हम अगर ये बात करेंगे तो काम ही नहीं हो टेक्निकली। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट ही हम नहीं बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट के 5 साल के बाद? आप हमारे घर लोग भेज रहे हो और हमें पीछे लगा रहे हो। हम इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और उसके बावजूद ये काम होगा तो मेरे ख्याल से हम काम नहीं कर सकेंगे आने वाले टाइम में।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह तो काम करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा और यकीनन इसके लिए कोई आप लोगों को खुद स्ट्रेटजी बनानी होगी। अगर कुछ लोग जो कि इसमें जिम्मेदार हैं, अगर आप लोगों के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो आपके खुद के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, हम इसीलिए खड़े हुए हैं कि ये इंडस्ट्री का मसला है, ये कराची का मसला है, ये पूरे इकोनॉमी का मसला है मुल्क की। अगर आप लोग इस तरह हम लोग काम नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो कोई पॉलिसी है कि हम नहीं काम कर सकते तो यहाँ बंद कर दें, हम पंजाब में काम करें, हम और जगह काम करें, लोग चले जाएंगे। इन्वेस्टर तो जहाँ एनवायरनमेंट होता है वहीं काम करता है। डेफिनेटली अगर एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा, साजगार माहौल नहीं होगा काम करने का, तो लोग कैसे काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन शेखानी साहब। मोहम्मद सलीम हमारे नुमाइंदे मौजूद थे तमाम तर सूरत हाल पर। ज़ाहिर ये सोचना होगा खुद बैठ के इदारों को भी कि अगर इस तरीके से काम होगा तो फिर यहाँ पर लोग घर बनाने का नहीं सोचेंगे। एक घर बनाना इस महंगाई के दौर में आसान काम नहीं है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, फिर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हम वबा के दौर में जी रहे हैं, लेकिन इस वबा के दौर में जो मौसमी बीमारियां हैं, क्या उसको हमने नज़रअंदाज किया? क्या हुकूमत ने वो इकदाम जो इस मौसम में जो बीमारियां आती हैं उनको काबू पाने के लिए किए जाते हैं, क्या वो नहीं किए गए? क्या हमने कोरोना पर फोकस ज़्यादा रखा? क्या इस वजह से हमने डेंगू और मलेरिया को इग्नोर किया? ये वो सवालात हैं जो आजकल तमाम लोगों के जहन में हैं, क्योंकि डेंगू के मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। कराची हो या लाहौर, इस्लामाबाद हो या पिंडी, हर जगह रोज़ बरोज़ ज़्यादा केसेस हम देख रहे हैं कि डेंगू के सामने आ रहे हैं। 24 घंटों के दौरान सिर्फ पंजाब में 500 से ज़ायद डेंगू के मरीज़ सामने आए हैं, और जो 552 में से 408 ऐसे मरीज़ हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ लाहौर से है। इसके साथ साथ पिंडी के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ में भी 2 रोज़ से जो डेंगू की टेस्टिंग थी वो नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद डेंगू के मरीज़ मौजूद हैं। कराची में भी ऐसी ही सूरत हाल है, और कराची में भी डेंगू बुखार जो है वो सर उठाने लगा है, और कई केसेस हैं। अब तक जो मेरे पास फिगर्स हैं वो 47 केसेस का है जिनका ताल्लुक कराची से है, और अब तक डेंगू के 3259 केसेस सिर्फ सिंध में रिपोर्ट हो चुके हैं। इस तमाम तर सिचुएशन में हमने डेंगू काबू पाने के लिए क्या वो इकदाम नहीं किए जो किए जाते थे? क्या इस बार हमारा फोकस ज़्यादा कोरोना की वबा पर रहा? इस सवालात में उठाऊंगी कर रही हैं डॉक्टर हिरा ज़हीर साहिबा, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है, उनको हम वेलकम कहते हैं। हिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। कई दफ़ा मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, हम गुफ्तगू करते हैं कि डेंगू को कैसे काबू पाएँ, डेंगू क्या होता है, लेकिन आज मेरा सवाल आपसे ये है कि जब डेंगू के लिए इकदाम उठाए जाते हैं, क्योंकि मौसमी बीमारी है, ये मौसम में आती है, लेकिन आज हम वबा के दौर में जी रहे हैं, सारा फोकस कोरोना पर है, कोरोना की वैक्सीन लग जाए, कोरोना की एहतियातें हम कर लें। क्या इस सूरत हाल में हमने डेंगू को इग्नोर किया? नहीं, बेशक हम वबाई सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, मगर हमने डेंगू को कहीं भी इग्नोर नहीं किया। जहाँ पर भी डेंगू के कैंपेनिंग या हमें एक्टिव साइट्स, हॉटस्पॉट्स जहाँ पर भी हमने लोकेट्स हुई, हमने वहाँ पे फॉगिंग वगैरह, डीहाइड्रेशन की कैंपेन हमने फौरन थ्रॉटली लॉन्च की। Whereas इस वक्त जिस सिनारियो से हम गुजर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैज बीन सब्जेक्टेड टू कोविड वायरस, ड्यू टू विच दे आर फेसिंग लो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब सिचुएशन है, इम्यूनिटी लो है। अब जब इम्यूनिटी ऑलरेडी लोगों की लो चल रही होती है तो यू आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड। एक दूसरा, ये जो मंथ्स चल रहे हैं एक्टिव अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स, ये वैसे भी नोन टू हैव मतलब मलेरिया और डेंगू के प्रोन मंथ्स होते हैं, जिसमें ये इन एनी केस एक्टिवेट होता ही होता है। अब ये है कि हम इसको कर्व कैसे करते हैं, ये हुकूमत के ऊपर होता है कि कितनी एक्टिव प्लानिंग के साथ आप इसको काबू कर सकते हैं। तो हुकूमत कैसे काम करती है? अगर मैं आप लोग की बात करूं, आप लोग कैसे काम करते हैं? जब प्रो मंथ्स हैं अक्टूबर नवंबर, उसकी तैयारी तो हमें बहुत पहले से करनी होती है ना, कि हम स्प्रेस करते हैं, उस मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए इकदाम करते हैं। क्या वो नहीं किए गए थे? क्या हम ये कह के जस्टिफिकेशन दे सकते हैं क्योंकि ये नवंबर अक्टूबर हैं ही प्रो मंथ्स, तो ये तो वायरस फैलेगा?
नहीं, देखिए ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि हम इसकी सिर्फ लिबर्टी नहीं ले सकते कि यही मंथ्स हैं सिर्फ, पर देयर इज अनदर स्टडी गोइंग ऑन व्हिच इज रिसर्च बेस्ड, डाउ में भी हो रही है, जीपीएमसी में भी हो रही है, कि डेंगू वायरस के अंदर मॉडिफिकेशन है इस वक्त। हाँ। जो रिवायती डेंगू वायरस जिससे हम निबाटर्मा हुआ करते थे पिछले कई सालों में, नाउ द डेंगू वायरस हैज इवॉल्व इनटू अ न्यू वेरिएंट, ओके। जिसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी चल रही है, जो कि मोर लीथल और मोर अग्रेसिवली जो है लोगों को अफेक्ट कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिरा साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जाहिर है ये केसेस तो फिर भी बढ़ रहे हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो कुछ मुझे भी फ्लू की शिकायत हुई, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे हिरा साहबा कि जैसे अभी हालिया दिनों में मुझे फ्लू हुआ, अभी भी मुझे फ्लू है और मुझे फीवर भी हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको डेंगू हो सकता है। डेंगू की सबसे बड़ी अलामत क्या होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मुझे फ्लू हुआ है या कफ हुआ है और लाइट फीवर हुआ है, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोविड हो गया है या मुझे डेंगू हो गया है? डेंगू के अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है। ओके। बहुत ज्यादा इसका कार्डिनल साइन है हाई ग्रेड फीवर, 101, 102, आपको विद शिवर्स होंगे, विद चिल्स, आप कहेंगे मुझे कपकपी तारी हो रही है, मुझे ठंड लग रही है। अच्छा। और फिर आपको बॉडी एक होता है, माइल्जिया होता है, मस्कुलर पेन होता है, बोन एक होता है, बहुत सीवियर होता है, ठीक है। वेयर कोविड के अंदर आपको लो ग्रेड फीवर होता है, 100, 99, 98 विद फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों के फीवर पैटर्न के अंदर। अच्छा चले, ये आपने डिफ्रेंशिएट किया, बड़ा अच्छा किया। अभी हम उस जवाब पर थे जो आप इससे पहले दे रही थी कि ज़ाहिर है हम इसको नहीं लिबर्टी ले सकते कि ये मंथ्स हैं। अब क्या करें? अभी अगर केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, जो फिगर्स मैंने दिए कि सिर्फ 24 आवर्स में अगर 500 केस एक सूबे में आएंगे, दूसरे सूबे में 500 केस आएंगे, तो फिर हम कैसे काबू पाएँ? हम अब क्या करें? अब तो हम इस मंथ में मौजूद हैं जब केसेस ज़्यादा होते हैं। इस वक्त इशू ये रहा कि हमारी जितनी भी फाइनेंसेस थी, लॉजिस्टिक्स थी, आपका बात ठीक थी कि हमने कोविड के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, मगर ऐसा नहीं है कि हमने डेंगू को मतलब बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। अब पंजाब जी में भी हुकूमत की डेंगू अचानक से बेकाबू होता है, जिस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर ठंड की तरफ जा रहा होता है बट नॉट बिलो 10 डिग्री। और उसके अलावा मतलब ये एक पेट टाइम है जब यहाँ फैलता है, जहाँ ज्यादा ग्रीनरी हो, जहाँ वाटर स्टोरेज का निजाम खराब हो, लीकेज हो वाटर हो, पानी जहाँ खड़ा होने लगे फ्रेश वाटर, वहां पे अफजाइश पाने लगता है पंजाब में, इसलिए ये चीजें ज्यादा आ रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू कराची, कराची के अगर आप देखें तो ईस्ट के अंदर, सेंट्रल के अंदर ऐसे केसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाईज है। ये एरिया वो हैं जहाँ पे वाटर इनरिच्ड एरिया है। कराची के डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो फिर अगर आप वेस्ट की बात करें या करंगी की बात करें तो वहाँ पे वाटर सप्लाई या सेवरेज का निजाम उस तरह का नहीं है जिस तरह का सेंट्रल और ईस्ट में। तो जहाँ पे भी वाटर लीकेज या सेवरेज का निजाम खराब होता है वहाँ ये अफजाइश पा जाते हैं। अच्छा, अगर चलें, ये तो वो इलाके हो गए ना जहाँ पर ये सेवरेज का प्रॉब्लम है या वाटर लीकेज का प्रॉब्लम है या वहाँ पानी खड़ा होता है। अच्छा, अगर वहाँ से ये मूव होके भी दूसरे इलाकों में जा सकता है जहाँ ये नहीं है, हो सकता है लोग लेके वहाँ चले जाएं और वहाँ ये फैल जाए, फिर क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे सिंध में जो बेसिकली जो होता है, आप कह लें कि ग्रीन फील्ड एरिया से और ज्यादातर जो ट्रैवलर्स के थ्रू हमारे पास आते हैं ये जो डेंगू का मच्छर है। अब अगर लेट्स से कि आई एम इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस, मुझे किसी नॉर्मल मच्छर ने, मतलब ये फीमेल एडीज मॉस्किटो वायरस होता है जिससे ये चलता है, एडीज मॉस्किटो डेंगू का। तो अगर उस फीमेल वायरस ने मुझको काट लिया, मस्किटो ने मुझे काटा, मीन्स दैट मस्किटो बिकम इन्फेक्टेड। अब वो मस्किटो वेक्टर बन के किसी और बंदे को काटेगा तो उसको डेंगू ट्रांसफर हो जाएगा एंड द चेन विल कंटिन्यू लाइक दिस। अच्छा, अब डेंगू हो गया किसी को, अब वो क्या करे? वो क्या एहतियात करे? वो क्या इलाज करे? वो कहाँ जाए? सबसे पहले अगर आप और डॉक्टर को, सबसे पहले तो मेरा एज अ डॉक्टर यही मशवरा होगा कि आप डॉक्टर से प्लीज कंसल्ट करें और अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर किसी के सुपरविजन में अपनी ट्रीटमेंट करें। डेंगू खराब ही तब होता है जब हम बिल्कुल ही घर पे हर चीज अपनी जोर आजमाई कर लेते हैं और जब मरीज हाथों से निकलता है तो आप लाके हॉस्पिटल में डालते हैं। एक, सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेकंड, आपको चाहिए कि आप आइसोलेट करें। डेंगू के मरीज को आइसोलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका ब्लड इन्फेक्टेड है डेंगू वायरस। ऐसा ना हो कि कहीं कोई भी मच्छर उसको बाइट करे और वो मच्छर इन्फेक्टेड होकर आगे लोगों को चेन के अंदर इन्फेक्ट करता चला जाए। तो डेंगू के मरीज की आइसोलेशन बेइंतहा जरूरी है। उसके अलावा रिहाइड्रेशन बहुत जरूरी है कि इसके अंदर, क्योंकि पसीने से और सर्दी लगने से पसीने का और बॉडी की नमकियात और मिनरल्स वगैरह बहुत लॉस होते हैं, तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। फीवर कंट्रोल बहुत जरूरी है, पेन किलर्स बहुत जरूरी है। अच्छा, पपीते का जूस कितना फायदेमंद है? क्योंकि हमने देखा कि कहा जाता है पपीते के पत्तों का जूस पिलाया जाए, क्या वो डेंगू को मतलब कंट्रोल कर लेता है, ठीक हो जाते हैं उससे?
क्योर है इसके ऊपर रिसर्चेस एज बॉटनिस्ट वुड बी रादर रेलेवेंट पर्सन टू कमेंट अबाउट इट, मगर रिसर्चेस से कि ये पपीते के पत्ते से प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड का एक बड़ा एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो प्लेटलेट्स को, इनकी तादाद को ये बूस्ट देता है, बढ़ाता है, खून को गाढ़ा रखता है। डेंगू के अंदर ये होता है कि जब आपको डेंगू का मच्छर काटता है तो प्लेटलेट्स आपके बहुत तेजी से ब्रेकडाउन की तरफ जाते हैं और उनकी तादाद कम होती है। मतलब मच्छर का जो वायरस है, प्लेटलेट तो बहुत हमलावर होता है। प्लेटलेट खून ठीक करने के लिए जरूरी है, क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। प्लेटलेट ना हो तो खून बहता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं है। तो ये बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है प्लेटलेट आपके ब्लड के अंदर। तो उस वक्त पपीते का जूस भी कहते हैं कि देंगे तो प्लेटलेट आपके बढ़े रहेंगे या बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ब्लीडिंग, खुदा ना खास्ता, जो हेमरेजिक फीवर आप जिसको कहते हैं, जो इसकी वर्स्ट कंडीशन है डेंगू की, उससे बचाने के लिए ये काम है। चले, यानी कहीं ना कहीं ये काम करता है। अच्छा, लास्ट ऑन डेंगू, क्या डेंगू जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है या बार बार हो सकता है? नहीं, it can happen as many times as you are subjected to the infected mosquito. ठीक है। अच्छा, ज़रा कोरोना पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी कोरोना की नई वायरस की किस्म भी बताई जा रही है कि कोरोना ज़ाहिर म्यूटेट हो रहा है ये वायरस। इस दौर में जब हम वैक्सीन काफ़ी हद तक लोगों की हो चुकी है, तो कि जो वैक्सीन हमें अभी लग रही है, क्या ये जो नया वायरस, जो नई शक्ल है कोरोना की, क्या इससे बचाने में हमें मददगार साबित होगी? अच्छा, ये जो नया वायरस इस वक्त इवॉल्व हो रहा है, इट इज कॉल्ड डेल्टा प्लस वायरस। अब ये अभी पिछले एक ही महीने में जो है, ये यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है इसको लोकेट किया है कि ये वायरस फैल रहा है। ये यूके में, चाइना में और न्यूजीलैंड में इसका आउटब्रेक हो चुका है। इवन कि इंडिया में भी, आपका जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे भी रिपोर्ट हो गया है। वहाँ पे उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये नया वेरिएंट है, इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन है जिसके थ्रू कोविड का वायरस आपको इन्फेक्ट करता है। तो वो स्पाइक प्रोटीन के अंदर 2 म्यूटेशंस आ गई हैं। अब इट इज स्टिल अंडर स्टडी कि इसकी विरुलेंस कितनी ज्यादा होगी या कंटेजियस ये कितना ज्यादा होगा। तो अभी बहुत अभान की कैफियत है कि इसका फैलाव या बर्ताव किस तरह का होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आपने एक डेल्टा प्लस की बात की, लेकिन मेरे पास कुछ और भी वायरसेस की खबरें हैं कि और मज़ीद म्यूटेट हुआ है। इवन पाकिस्तान में एक और किस्म पाई गई है कोरोना की, और अब वो कितनी ख़तरनाक होती है, इसको किस तरीके से कैटर किया जाएगा? अच्छा देखें, अब अगर आप हिस्ट्री, जो जितनी भी कोविड की हिस्ट्री है, ये ट्रैवलर्स के थ्रू हमारे पास आया इन्फेक्टेड। अब एक भी बंदा अगर इन्फेक्टेड कोविड से हमारे पास पॉजिटिव रह गया, विच मीन्स वायरस इज स्टिल प्रेजेंट अराउंड अस, और इसकी मल्टीप्लिसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये है कि हमें वैक्सीनेशन के अमल को बहुत तेज करना है। अभी आप देखिए कि हम बड़ों को तो काफी हद तक कवर कर चुके हैं, मगर स्कूल कॉलेजेस के जो तलबा हैं, अब आप देखिए कि हर चीज कोविड की एसओपीज को लिफ्ट कर दिया गया है, इजी कर दिया गया है। जब इतना ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में कम्युनिटी में आते हैं वैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड, इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड, कैरियर, एसिम्प्टोमेटिक पीपल, तो वो यही होता है कि दोबारा से आउटब्रेक का खदशा हो जाता है। और इस वक्त हमें इसी चीज का एनसीओसी बार बार इंडिया ले रही है कि प्लीज वैक्सीनेशन को तेज करें, क्योंकि इस वक्त थोड़ा स्लगिश चल रहा है। वैक्सीन करवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डेल्टा प्लस एक और नई किस्म आ गई है इस वायरस की, जो कि म्यूटेट हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इरा ज़हीर साहिबा, आप वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है हमें वैक्सीन ही करवानी पड़ेगी, ये वाहिद हल है जिसमें हम ये नए म्यूटेटेड वायरस जो कोरोना की नई अशकाल हैं, इससे हम बच सकते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खबर दूं कि एक और ज़ैनब के कातिलों को सज़ा अदालत ने सुना दी है। ये ज़ैनब कसूर की नहीं बल्कि पिंडी की थी। 9 साल की ज़ैनब, जिसे दो लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसमें एक शख्स की बीवी भी उसमें शरीक मुलजिम थी। अब ये सज़ा जो है वो 2 बार मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसी पर बात करेंगे, माहिर कानून है कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन साहबा, खबर तो अच्छी है कि एक और ज़ैनब के कातिलों को सज़ाए मौत दे दी गई है, लेकिन बहुत सी ऐसी ज़ैनब, बहुत सी ऐसी बच्चियां जो अभी भी इंसाफ की मुतलाशी हैं। क्या हम उस पर इस बात पर इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं कि एक सज़ा हो गई है, बाकी जो मुजरिम हैं वो अभी सज़ाओं के मुंतज़िर हैं और बैठे हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी नज़र तो आ रहा है कि प्रोसीजरली इस तरीके से ये केस अपने नताइज पे पहुंचा है। ये एक प्रेसिडेंट अच्छा क्रिएट हो गया है। मगर
ये कहना कि बाकी सबको इंसाफ मिल जाएगा इस केस से तो ऑब्वियसली नहीं, मगर हाँ एक रे ऑफ लाइट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अमरीन। तो ये बड़ी खबर थी नाजरीन, और जिस खबर का बड़ी दिनों से इंतजार था, तमाम चमगोइयाँ जो हैं वो दम तोड़ गई हैं इस नोटिफिकेशन के साथ ही, और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।